Hello everyone, myself Savai Parmar and once again I welcome to all on our YouTube channel। जैसा कि अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बारे में या निषेचन के बारे में। निषेचन में अपन ने पढ़ा था कि अपने पास में एक तो थी सिनगैमी मतलब सत्य निषेचन, एक था ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिक संलयन। सिनगैमी से क्या हुआ था, एक एग सेल के अंदर एक मेल गैमिट आया था, जिससे क्या हुआ था, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था और वही जाइगोट आगे चल करके क्या करेगा, वही जाइगोट आगे चल करके भ्रूण का या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो आज का अपना टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। भ्रूण के परिवर्धन को एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है। यह जो भ्रूण है वो डाइकोट के अंदर और मोनोकोट के अंदर आज अपन को पढ़ना है। पहले अपन पढ़ते हैं द्विबीजपत्रियों के अंदर या डाइकोट के अंदर भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। डाइकोट में सबसे पहले भ्रूण के परिवर्धन को एक साइंटिस्ट था हेंस्टीन। कौन था? हेंस्टीन। इस हेंस्टीन ने एक द्विबीजपत्री कुल है जिसका नाम है क्रूसीफेरी, जिसे अपन ब्रेसिकेसी कुल भी कहते हैं। इस कुल के एक प्लांट कैप्सेला वर्सा पेस्टोरिस इस प्लांट के अंदर सबसे पहले हेंस्टीन ने क्या किया था, एम्ब्रियो को देखा था कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है। अब द्विबीजपत्रियों में अपन को एम्ब्रियो फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, जाइगोट या जिसे अपन युग्मनज कहते हैं, जो कैसा होता है, 2n या डिप्लॉइड होता है या द्विगुणित होता है। ये जो जाइगोट है ये कहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो का ओव्यूल के अंदर या बीजांड के अंदर, यानी कि ऊपर वाला पार्ट चैलेजल, नीचे वाला पार्ट माइक्रोपाइलर। क्योंकि अपने पास में प्रतीप प्रकार का या एनाट्रोपस प्रकार का अपने पास में बीजांड है, जिसमें चैलेजल पार्ट ऊपर की ओर और माइक्रोपाइलर पार्ट नीचे की ओर होता है। इस जाइगोट में जितने भी डिवीजन होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यानी कि आगे जितनी भी सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, 2n या डिप्लॉइड बनेगी। सबसे पहले इसमें एक ट्रांसवर्स, जिसे अपन अनुप्रस्थ बोल सकते हैं, वो ट्रांसवर्स, इसमें एक डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर वाली सेल को बोला जाता है एपिकल सेल या टर्मिनल सेल या जिसे अपन शीर्षस्थ कोशिका भी बोल सकते हैं। नीचे वाली जो सेल है उसे बेसल सेल कहा जाता है या आधारी कोशिका। और ऊपर वाली सेल कौन सी, शीर्षस्थ कोशिका। इस आधारी कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका में भी आगे बहुत सारे विभाजन होते हैं, जिससे आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पहले अपन देखते हैं कि जो आधारी कोशिका है, बेसल सेल जो है, इसमें जितने भी डिवीजन होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। किस प्रकार से, मैं आधारी जो कोशिका है उसको अलग चौक से फिल कर रहा हूँ। इस प्रकार से इस आधारी कोशिका में जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ट्रांसवर्स होंगे, या जिसे अपन अनुप्रस्थ कहते हैं। ये अपनी आधारी कोशिका। इस आधारी कोशिका में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती है, फिर इन दोनों में होगा जिससे 4 कोशिकाएं बनेगी। इस प्रकार 4 से 8। इस प्रकार अपने पास में एक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है 8 से 12 कोशिकाएं लंबी, जिसे निलंबक या सस्पेंसर कहा जाता है, जिसकी जो लास्ट वाली कोशिका होती है वो थोड़ी सी फूली हुई होती है, जिसे हॉस्टोरियल सेल बोला जाता है या जिसे चूष्कांक कोशिका या आशय कोशिका कह सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कहलाती है निलंबक, जिसे सस्पेंसर कहा जाता है। ओके, ऊपर वाली जो सेल है टर्मिनल सेल या शीर्ष सेल, इसमें भी विभाजन होते हैं। पहला जो विभाजन होता है वो होता है कैसा, अनुदैर्ध्य प्रकार का। और इस अनुदैर्ध्य प्रकार के विभाजन से ये 2 कोशिकीय, उसके बाद में एक और विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकीय बनती हैं। इस प्रकार से और इसे अपन नाम देते हैं प्रो एम्ब्रियो या प्राग भ्रूण कह सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो।
आगे चल करके ये जो 4 कोशिकीय है इनमें फिर विभाजन होता है, जिससे ये हो जाता है 8 कोशिकीय। जो पहले प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट था वो अब बन जाता है ऑक्टेंट, यानी ये चतुर्थांशक, ये अष्टांशक। नीचे वाली जो निलंबक है, जो सस्पेंसर है, वो ऐसी की ऐसी। ध्यान देना कि जो निलंबक है इसकी जो पहली कोशिका होती है वो कहलाती है हाइपोफाइसिस। उसको मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ, ये कहलाती है हाइपोफाइसिस, और इसके नीचे अपना निलंबक, जो 8 से 12 कोशिकीय इस प्रकार से। ये जो पहली कोशिका है इसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस, या जिसको अधस्फीतिका भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस या अधस्फीतिका। ओके, ये जो हाइपोफाइसिस है ये संघनित समूह होता है कोशिकाओं का, मास होता है। इसमें कुछ कोशिकाएं आगे की तरफ, कुछ कोशिकाएं पीछे की तरफ होती हैं। इसको मैं इस प्रकार से दर्शाता हूँ। ये अपनी ऊपर की 8 कोशिकाएं, इनमें भी आगे चल कर के एक परिणतिक विभाजन होगा, जिससे ये 16 कोशिकाएं बन जाएगी। और नीचे वाली जो हाइपोफाइसिस है, ये हाइपोफाइसिस 8 कोशिकीय हो जाता है। ये इस प्रकार से होता नहीं है, लेकिन आगे किस जगह से कौन सा भाग बनेगा इसको समझाने के लिए मैं इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा हूँ। इसकी कुछ कोशिकाएं आगे की तरफ होती हैं, कुछ कोशिकाएं पीछे की तरफ होती हैं। ये अपने ऊपर की तरफ जो एक था उनमें एक परिणतिक विभाजन होता है, जिससे ये हो जाता है 16 कोशिकीय। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये प्रत्येक सेल इनमें परिणतिक विभाजन होगा, जिससे ये हो जाएगा 16 कोशिकीय। जो ऊपर वाली सेल है, ये जो अभी बनी है, ये क्या करती है? डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करती है। डर्मेटोजन, डर्मेटोजन मतलब कि त्वचा जन, जो आगे चल कर के किसका फॉर्मेशन करेगी? बाह्य त्वचा का या एपिडर्मिस का। ओके, नीचे जो अपना हाइपोफाइसिस बना था और उसके नीचे अपने पूरा का पूरा निलंबक, इस प्रकार से। ओके, ये जो हाइपोफाइसिस है इसके नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं, ये 4 कोशिकाएं क्या करती है? इस हाइपोफाइसिस की ये जो 4 कोशिकाएं हैं वो फॉर्मेशन करती हैं रूट कैप एंड रूट टिप का, यानी कि जो ये वाली कोशिकाएं हैं वो रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी, हाइपोफाइसिस जो है वो मूलांकुर का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें नीचे की 4 कोशिकाएं रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन करती हैं, और ऊपर की जो 4 कोशिकाएं हैं ये करती है रूट के कॉर्टेक्स का निर्माण, रूट के कॉर्टेक्स का निर्माण। ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसको इस प्रकार से बनाने का यही रीज़न है, यही कारण है कि कौन सा पार्ट किससे बनता है और किस प्रकार से बनता है। नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं वो करती है रूट कैप और रूट टिप का फॉर्मेशन, ऊपर की जो 4 कोशिका हाइपोफाइसिस की है वो रूट कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं, या जो अपना मूल वलकुट है उसका फॉर्मेशन करती हैं। अब अपन देखते हैं ऊपर की तरफ अपने पास में क्या हुआ था। जब 16 कोशिकीय बना था तब इसमें क्या हुआ कि बाहर की जो सेल्स है वो क्या करती है? डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करती हैं, जो आगे चल करके बाह्य त्वचा का निर्माण कर देगी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो इस प्रो एम्ब्रियो का नीचे का जो हाफ है, नीचे का जो हाफ पोर्शन है, ये आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करता है? ये आगे चल करके फॉर्मेशन करता है हाइपोकोटाइल का। मैं इसको नेक्स्ट डायग्राम में ले रहा हूं इस प्रकार से। ये अपना ऊपर का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन, और ये नीचे अपने जो हाइपोफाइसिस थी वही। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस प्रो एम्ब्रियो का, नीचे का जो हाफ पोर्शन है ये फॉर्मेशन करता है हाइपोकोटाइल का।
हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल अपन कह सकते हैं क्या, हाइपोकोटाइल मतलब कि बीज पत्राधार, यानी कि जो बीज पत्र इसमें बनेंगे उसके आधार का भाग, या अपन इसको कह सकते हैं बीज पत्राधार। ओके, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आगे चल करके क्या करेगा, ऊपर वाला पोर्शन है वो प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा, एपिकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा, या अपन कह सकते हैं कोटिलीडन का फॉर्मेशन करेगा। तो नीचे की तरफ जो अपना हाइपोफाइसिस था ये क्या करेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि रूट टिप, रूट कैप, रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से जो नीचे वाली सेल है इसको मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ, तो ये क्या करेगी, पूरे के पूरे एक मास का निर्माण करती है जो आगे चल करके अपना रेडिकल के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से। और ये वाला जो पोर्शन था ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है हाइपोकोटाइल का। तो इसको भी मैं इस प्रकार से पूरे के पूरे एक मास के रूप में दर्शा रहा हूँ। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसके इस पोर्शन में और इस पोर्शन में थोड़ा इलोंगेशन होता है, इस प्रकार से, ये भी और ये भी, बीच में बन जाती है एक खांच। इस खांच को बोला जाता है प्लूम्यूल यानी प्रांकुर, यानी कि ये आगे चल करके किसका निर्माण करेगी, तने का निर्माण करेगी। इसको मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ, ये अपना एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और नीचे की तरफ ये अपना हाइपोकोटाइल यहाँ पर, और नीचे अपनी हाइपोफाइसिस से जो रेडिकल बनता है वो, और नीचे अपना पूरा का पूरा निलंबक, इस प्रकार से। ठीक है, इनमें फिर क्या होता है, आगे चल करके इनमें फिर इलोंगेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, ओव्यूल में हो रही है। अगर मैं दिखाऊं ओव्यूल को, ये अपना ओव्यूल, ये सारा का सारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ओव्यूल में। सबसे पहले अपने पास में यहाँ था जाइगोट बना था, और ऊपर की तरफ अपने क्या है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म, जिसका अपने फॉर्मेशन पहले कर दिया था, ये एंडोस्पर्म। इस जाइगोट में डिवीजन हुआ, जिससे आगे चल करके ये पूरी स्ट्रक्चर बनी, यानी कि ये जो जाइगोट है वो नीचे की तरफ तो निलंबक, और ऊपर की तरफ क्या, अपना प्रो एम्ब्रियो। यानी कि इस निलंबक का काम क्या हुआ, इस निलंबक का काम हुआ ये इसको पुशअप करता है, किसको, प्रो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर, जिससे आगे चल करके इस एम्ब्रियो को क्या होगा, न्यूरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सकता है। तो सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो एक छोटी सी जगह पे बन रही है, इसलिए ये जो बाहर की तरफ उभार आए हैं इनको कोटिलीडन बोला जाता है। ये आगे की तरफ चल के बैंड हो जाते हैं इस प्रकार से, ये एक और ये दूसरा, इस प्रकार से ये आगे चल करके बैंड हो जाते हैं। नीचे की तरफ अपना पूरा रेडिकल और नीचे अपना पूरा का पूरा निलंबक या अपन सस्पेंसर कह सकते हैं। ओके, ये वाला जो पार्ट है इनको बोले जाते हैं कोटिलीडन, या इनको बोला जाता है बीजपत्र या कोटिलीडन बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट अपना हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ऊपर वाला पार्ट जो है आगे की तरफ जो बीज पत्र का होता है वो है एपिकोटाइल या बीज पत्रों परिक, एपिकोटाइल। ये वाला पार्ट जो है वो कहलाता है प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर। ये वाला जो पार्ट है वो बनाएगा रेडिकल यानी मूलांकुर। तो ये पूरे के पूरे अपने एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर। अगर मैं एक द्विबीजपत्री बीज को देखूं या सीड को देखूं तो वो किस प्रकार से होता है, वो होता है इस प्रकार से। देखना, ये मेन एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस कह सकते हैं अपन इसको, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस या जो भ्रूण अक्ष होती हैं वो, और इसके दोनों तरफ ये बीजपत्र है, ये एक और ये दो, और यहाँ जहाँ से ये बीजपत्र निकले उसको कोटिलीडनरी नोड बोला जाता है। जहाँ से बीजपत्र निकलते हैं उसको बीजपत्र नोड कह सकते हैं। इनमें ये पूरी की पूरी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष कह सकते हैं अपन इसको। इस भ्रूणीय अक्ष का ऊपर का सिरा प्लूम्यूल, जैसा कि अपन ने यहाँ पर दर्शाया, या जिसको अपन प्रांकुर कह सकते हैं।
नीचे का सिरा जो है वो मूलांकुर। अब इस प्रांकुर और इस नोड के बीच वाला जो ये खाली पोर्शन है, इसको ये जो खाली पोर्शन है ये कहलाता है एपिकोटाइल, या जिसको अपन बीज पत्रोपरिक कह सकते हैं, एपिकोटाइल। और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है क्या, ये हाइपोकोटाइल। और ये दोनों क्या है, बीज पत्र, या जिसको अपन कोटिलीडन बोल सकते हैं। तो किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, ये सारा का सारा दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले जाइगोट आया, जिसमें एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, एक टर्मिनल सेल और एक बेसल सेल। बेसल सेल में सारे के सारे डिवीजन ट्रांसफर्स होते हैं, जिससे 8 से 12 कोशिकीय लंबा एक सस्पेंसर या निलंबक बनता है, जिसकी लास्ट जो कोशिका वो हॉस्टेरियल सेल और पहली जो कोशिका है वो हाइपोफाइसिस कहलाती हैं। और ये जो हाइपोफाइसिस है ये आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करेगी, ये जो हाइपोफाइसिस है वो आगे चल करके रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी। समझने के लिए कि इस हाइपोफाइसिस से रूट के सारे पार्ट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, मैंने इसको इस प्रकार से अरेंज किया है। नीचे वाली जो 4 कोशिकाएं हैं वो रूट टिप और रूट कैप का फॉर्मेशन करती हैं। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं हैं वो रूट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, ये 8 कोशिकाएं इस प्रकार से विन्यासित नहीं होती हैं, कुछ आगे की तरफ होती हैं और कुछ पीछे की तरफ होती हैं। एक पूरा का पूरा संघनित समूह होता है, नीचे की तरफ निलंबक। ऊपर जो अपनी टर्मिनल सेल थी उनमें सबसे पहले क्या हुआ, एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय यानी कि क्वाड्रेंट, फिर 8 कोशिकीय यानी कि ऑक्टेंट, और फिर 16 कोशिकीय हो जाता है एक परिणतिक विभाजन के द्वारा। कौन से परिणतिक विभाजन से, जो बाहर की कोशिका है वो डर्मेटोजन का फॉर्मेशन करेगी, जिससे बाह्य त्वचा बनेगी। नीचे जो हाइपोफाइसिस है उसने क्या किया, रूट का फॉर्मेशन किया। इस प्रो एम्ब्रियो का जो नीचे वाला हाफ होता है यानी कि आधा भाग होता है वो क्या करता है, हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करता है। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्लूम्यूल और कोटिलीडन का यानी प्रांकुर और बीज पत्रों का निर्माण करेगा। इनमें क्या होता है, इलोंगेशन होता है, जो आगे चल करके स्पेस कम होने के कारण बैंड हो जाते हैं इस प्रकार से। और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर अपनी बन रही है ओव्यूल के अंदर। अगर अपन बीज को देखें या सीड को देखें तो इस प्रकार से ये कोटिलीडनरी नोड, जिनसे कोटिलीडन निकले, ऊपर वाला पार्ट प्रांकुर, ये वाला, नीचे वाला पार्ट मूलांकुर, ये वाला, बीच वाला पार्ट यहाँ पर था ये हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला पार्ट जो था ये है कौन सा, एपिकोटाइल। और ये सारे के सारे विन्यासित है भ्रूणीय अक्ष पर। दिस इज ऑल अबाउट आवर फॉर्मेशन ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि मोनोकोट एम्ब्रियो में भी क्या ऐसे के ऐसे ही फॉर्मेशन होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोनोकोट या एक बीज पत्री पादप। तो एक बीज पत्रों के अंदर ये जो है 2 बीज पत्र न होकर के बीज पत्र एक ही होता है। किस प्रकार से होता है अपन देखते हैं। एक बीज पत्र के अंदर भी क्या होगा, अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहाँ से होगा, जाइगोट से होगा। जाइगोट बनाता फर्टिलाइजेशन से, मोनोकोट हो या डाइकोट हो, उनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो किससे ही होता है, जाइगोट से होता है। तो अपन देखते हैं कि ये अपने पास में क्या, ये अपने पास में है अपना जाइगोट। ओके, ये जाइगोट जिसे अपन युग्मनज भी कहते हैं, जो कैसा है, बाय नेचर डिप्लॉइड है, 2n है, यानी कि आगे की सेल, यानी इनमें माइटोसिस होता है जिसे आगे की सेल सारी भी 2n बनती है। अब देखना मोनोकोट के अंदर या एक बीज पत्रियों के अंदर, एक बीज पत्रियों के अंदर किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बनती हैं, फिर 2 सेल में से एक सेल में वापस ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे 3 सेल बनती हैं। तो मैं डायरेक्ट 3 सेल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस प्रकार से, 1 2 3। एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल बनी, नीचे वाली सेल में वापस एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे भी 2 सेल बनती है, यानी कि टोटल 3 सेल स्ट्रक्चर बनी। नीचे वाली जो सेल है, इस सेल को बोला जाता है बेसल सेल। क्या बोलते हैं, बेसल सेल। ऊपर वाली मिडल वाली जो सेल है इसको बोला जाता है मिडल सेल, मध्य कोशिका। और ऊपर वाली जो है उसको बोला जाता है टर्मिनल सेल, यानी शीर्षस्थ कोशिका, टर्मिनल सेल या शीर्षस्थ कोशिका। इसको मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ और मिडल वाले को इस प्रकार से।
जो बेसल सेल है इसका कोई मेनली फंक्शन नहीं होता है, लेकिन मिडल सेल है सारे के सारे, जैसे प्लूम्यूल है, रेडिकल है, इन सब का फॉर्मेशन किससे होता है? मिडल सेल से होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है वो अपन देखते हैं। ये अपनी बेसल सेल, ये बेसल सेल, इसके ऊपर अपने पास में कौन सी है? ये मिडल सेल, संघनित समूह कह सकते हैं। संघनित समूह, और इसके ऊपर अपने पास में कौन सी सेल है? टर्मिनल सेल। और ये टर्मिनल सेल सिर्फ कोटिलिडन का फॉर्मेशन ही करती है। किस प्रकार से वो भी अपन देखते हैं। ये वापस अपनी बेसल सेल, इस बेसल सेल के ऊपर मिडल सेल जो प्लूम्यूल का, रेडिकल का, एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से और उसके ऊपर अपनी जो टर्मिनल सेल है वो क्या होती है? अपनी जगह चेंज कर देती है और इस प्रकार से यहाँ विन्यासित हो जाती है और एक कोटिलिडन का क्या करती है? ये फॉर्मेशन कर देती है इस प्रकार से। यहाँ पर बेसल सेल और इसके ऊपर जो है सस्पेंसर का फॉर्मेशन भी मिडल सेल से होता है, लेकिन उसका मेनली कोई फंक्शन नहीं होता। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये सस्पेंसर। तो क्या हुआ? अपने पास में ऊपर की तरफ जो ये पार्ट आया इसको बोला जाता है प्लूम्यूल, नीचे की तरफ जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है रेडिकल। इनके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, शीथ पाई जाती है ऐसे। ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल, रेडिकल के ऊपर भी कवरिंग होती है। जो रेडिकल के बाहर कवरिंग है इसको बोला जाता है कोलियोराइजा, या अपन कह सकते हैं मूलांकुर चोल। और प्रांकुर के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल। ये डाइकोट में नहीं थी, मोनोकोट में होती है, जिसको प्रांकुर चोल कह सकते हैं। ये अपनी मेनली एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसके बीच में यहाँ पर ये है कोटिलिडनरी नोड, जो आगे चल करके क्या करती है? कोटिलिडन का फॉर्मेशन करती है। और ये अपना बीज पत्र या कोटिलिडन अपन कह सकते हैं। इस प्रकार से बीज पत्र, ये प्रांकुर, उसके बाहर प्रांकुर चोल, ये मूलांकुर, इसके बाहर मूलांकुर चोल, और ये अपनी बेसल सेल, ये सस्पेंसर और ये कोटिलिडन। कोटिलिडन में क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संग्रह रहता है। अब ये जो कोटिलिडन है वो अगर मैं मोनोकोट सीड की बात करूं तो उसमें किस प्रकार से विन्यासित रहता है? देखना, ये एक मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन ये, और एक नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन को तो एंडोस्पर्म बोलते हैं। देखना इधर, ये एंडोस्पर्म जो कैसा होता है? स्टार्ची होता है, यानी इनमें स्टार्च होता है, स्टार्ची। और इसके बाहर यहाँ पर ये जो लेयर है ये प्रोटीन की बनी लेयर होती है, जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाली जो है इसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं, एल्यूरोन लेयर। नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये अपना पूरा का पूरा एम्ब्रियो व्यवस्थित रहता है। किस प्रकार से? अगर मैं इसको बनाऊं तो ये अपनी क्या आई? ऊपर की तरफ प्रांकुर, नीचे की तरफ मूलांकुर, और ये अपना कोटिलिडन, ये प्रांकुर चोल, ये मूलांकुर चोल, यानी कि कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ये अपना क्या आ गया? ये बीज पत्र। अब देखना, यहाँ पर बीज पत्र जो है इसमें जो फूड मटेरियल होते हैं वो रिजर्व नहीं रहते हैं। तो इसमें बीज पत्र का क्या काम? बीज पत्र का मेनली काम होता है भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके रखना, जैसा अपन ने द्विबीजपत्रियों में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर नहीं रहते हैं तो इसका क्या काम? तो देखना कि ये जो ऊपर वाला एंडोस्पर्म है, ये जो एंडोस्पर्म है ये कभी कभी क्या होता है? ये कभी कभी
डाइजेस्टेड हो जाता है फाइटो हार्मोन से या हार्मोन से, तो डाइजेस्ट होने के बाद में ये सारा का सारा जो फूड मटेरियल है वो इन कोटिलिडन्स के अंदर, ये जो अपना एक कोटिलिडन है और इस कोटिलिडन के अंदर वो सारा का सारा क्या होता है, अपना न्यूट्रिशन जितना भी होता है यानी कि पोषण जितना भी होता है वो इस कोटिलिडन में ट्रांसफर हो जाता है और ये कोटिलिडन जो है वो आगे चल करके एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, यानी कि इस एंडोस्पर्म से कोटिलिडन में और कोटिलिडन से एम्ब्रियो में। जो इन एक बीज पत्रियों का बीज पत्र होता है उसे जाना जाता है स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। जिनका एक बीज पत्र है उनको स्क्यूटेलम कहते हैं और दूसरा जो बीज पत्र होता है वो इनमें टोटली अपहासित होता है जिसे एपीब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों, एपीब्लास्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट के बारे में अपन ने बात की और ये अपना एक बीज पत्र या मोनोकोट क्या हुआ, जाइगोट, जिसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 3 सेल स्ट्रक्चर बनी, नीचे वाली बेसल, मिडल और टर्मिनल। बेसल सेल ऐसे ही, मिडल सेल से सारे पार्ट बनते हैं, जैसे अपन बात कर सकते हैं प्लूम्यूल की, रेडिकल की, हाइपोकोटाइल की या जो भी है। ऊपर की तरफ अपना टर्मिनल सेल जो क्या करती है, सिर्फ कोटिलिडन का फॉर्मेशन करती है और इस कोटिलिडन को या बीज पत्र को बोला जाता है स्क्यूटेलम, या हिंदी में बात करूं तो इसको वरुथिका के नाम से जाना जाता है। ऊपर की तरफ अपना प्लूम्यूल बना जो कोलियोप्टाइल से ढका है, नीचे की तरफ रेडिकल जो कोलियोराइजा से ढका है, सस्पेंसर भी यही सेल बना दे लेकिन इसका मुख्य कोई कार्य नहीं होता है। और अगर एक बीज पत्र जो सीड है, मोनोकोट सीड है, उसकी बात करूं तो ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म जिसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको क्या एल्यूरोन लेयर के नाम से जाना जाता है। नीचे की तरफ अपना पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो जिसमें मेनली एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये कोटिलिडन जिसको स्क्यूटेलम बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मोनोकोट एम्ब्रियो। अब अपन बात करते हैं एक और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की, एक है सीड और दूसरा है फ्रूट। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण बना, भ्रूण पोस्ट बना, 2 और चीज़ें बनती हैं जिनको सीड और फ्रूट के नाम से जाना जाता है। सीड और फ्रूट किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी चर्चा अपन अभी करते हैं। देखना इधर 2 पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज और होते हैं, एक होता है अपना सीड और एक अपना होता है फ्रूट। जैसा कि फ्रूट सबने खा रखे हैं, तो फ्रूट बाहर की तरफ और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड, यानी कि बीज अंदर, बीज के बाहर चारों तरफ है वो फ्रूट। ऐसी स्ट्रक्चर अपन ने भी पढ़ी है, अंदर की तरफ ओव्यूल, और ये ओव्यूल कहाँ है, पूरा का पूरा ओवेरी के अंदर की तरफ ओव्यूल, बाहर की तरफ ओवेरी। यानी कि अपन कह सकते हैं जो सीड था वो किससे बना, ओव्यूल से बना, अंदर की ओर है, और जो अपना फ्रूट था वो किससे बना, ओवेरी से बना। तो किस प्रकार से अपन इसको कहते हैं, देखना जो सीड है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है या राइपन्ड हो जाता है तो जो आगे चल करके स्ट्रक्चर बनती है उसको सीड कहते हैं। यानी कि जो फर्टिलाइज और अपन राइपन्ड कह सकते हैं, राइपन्ड ओव्यूल जो है वही क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। तो इस सीड में क्या स्ट्रक्चर होती है, एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो और एक होता है कोटिलिडन। आगे चल करके सीड के टाइप पढ़ेंगे, उससे पहले अपन चर्चा करते हैं कि ओव्यूल में क्या क्या स्ट्रक्चर थी प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस में सीड में कन्वर्ट हो गई। तो अपन देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस किस प्रकार से। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या चीज़ें थी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये क्या बन गई। फर्टिलाइजेशन में ये क्या चीज़ें थी और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बन गई। प्री के अंदर अपने पास में था ओव्यूल और पोस्ट में क्या बन गया, सीड। ओके, प्री में ओव्यूल की बात करूं तो ओव्यूल के बाहर की तरफ 2 इंटेग्यूमेंट होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट सीड के अंदर क्या बनाएगा, इनर इंटेग्यूमेंट सीड के अंदर क्या बनाएगा। तो जो आउटर है वो इसका बाह्य बीज चोल जिसे टेस्टा कहते हैं वो बनाएगा और अंदर का जो है वो इसमें टैगमेन बनाएगा।
यानी बाह्य बीजचोल और आंतरिक बीजचोल या अंतः बीजचोल अपन कह सकते हैं। और भी स्ट्रक्चर होती है इनमें, जैसे कि एग सेल होती है, किनमें, ओव्यूल के अंदर, जो आगे चल करके इनमें जाइगोट बनाती है। जाइगोट आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। बीच में जो सेंट्रल न्यूक्लियाई थे, यानी कि 2n जो न्यूक्लियाई थे, वो क्या किया, उन्होंने आगे चल करके इनमें एंडोस्पर्म बना दिया। इस एम्ब्रियो सैक जो होता है ओव्यूल में, उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन न्यूसिलस बोलते हैं या बीजांडकाय बोलते हैं। ये न्यूसिलस अगर बचा रहेगा तो सीड में ये कहलाता है पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं इसको। और इसका मेनली एक एग्जाम्पल है काली मिर्च, ब्लैक पेपर कह सकते हैं अपन, काली मिर्च। बाकी वाली जो चीज़ें हैं, जो सिनर्जिड सेल हैं वो भी डीजनरेट हो जाती हैं, एंटीपोडल सेल है वो भी डीजनरेट हो जाती है, माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल एंड ये सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। अगर फ्यूनिकल बचता है तो आगे चल करके सीड का पेडिकल बना देता है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज जो आगे जब सीड बनता है तो उनमें किस चेंजेज के रूप में दिखते हैं। ओव्यूल बनाता है सीड, इसका आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट टेस्टा और टैगमेन के नाम से जाने जाते हैं। एग सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं, जो सेंट्रल 2n न्यूक्लियाई था वो एंडोस्पर्म बनाता है, न्यूसिलस जो था वो पेरिस्पर्म के रूप से जाना जाता है। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि इस सीड के अंदर 3 स्ट्रक्चर, एक तो इनका बाहर की तरफ कौन कौन से कोट है, सीड कोट, फिर एम्ब्रियो और फिर कोटिलिडन। ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन देयर आर 2 टाइप ऑफ सीड। अपने पास में एंजियोस्पर्म अगर अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 चीजें, कोटिलिडन के बेस पे एक तो डाइकोट और एक मोनोकोट। तो डाइकोटिलिडन सीड या द्विबीजपत्री सीड कह सकते हैं, द्विबीजपत्री बीज। और एक अपने पास में एक बीजपत्री बीज, एक बीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज को भी द्विबीजपत्री बीज को भी एंडोस्पर्म की अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, किसके, एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर इस द्विबीजपत्री बीज को भी 2 भागों में बांटा गया है और एक बीजपत्री बीज को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान, निषेचन के दौरान एंडोस्पर्म बचा रहता है तो उसको बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड। या जैसे अपन भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। और अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म काम में ले लिया जाता है, उपयोग में ले लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। या इसे अपन कह सकते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो इसका एग्जाम्पल होता है मेनली, अपन कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, अरंडी कहते हैं जिसको। इनका एग्जाम्पल जो है वो अपन दर्शा सकते हैं पी, मटर कहते हैं, ग्राम दर्शा सकते हैं और ETC, यानी कि जो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस है यानी कि एंडोस्पर्म बचा रहता है तो कैस्टर, और एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज में आ जाता है तो अपन पी कह सकते हैं, ग्राम कह सकते हैं। एक बीजपत्रियों की बात करूं तो सेम चीज, एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर इसको भी 2 भागों में एक आता है, जिसमें अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज ले लिया जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। या इसे अपन कह सकते हैं क्या, इसे कह सकते हैं अभ्रूणपोषी, या वही सेम चीज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के नाम से भी जाना जाता है। इनका अगर एग्जाम्पल देखूं तो मेनली ऑर्किड्स, और एक आता है अपने पास में एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक, यानी कि एंडोस्पर्म बचा रहता है तो एंडोस्पर्मिक सीड। इनका अगर एग्जाम्पल देखूं तो मेनली जो ग्रासेस है, यानी अपन कह सकते हैं राइस है, ठीक है, और जितने भी क्रियल्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सीड। इनका डिस्पर्जल कैसे होता है वो सारी चीज़ अपन मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो एक सीड जो है वो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन या नंबर ऑफ कोटिलिडन, जो आगे चल करके प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, कैस्टर
पी और ग्राम कह सकते हैं, एक बीजपत्री में भी सेम चीज़, और ऑर्किड और क्रियल्स कह सकते हैं। आगे अपने पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में एक और चेंज आया, क्या? फ्रूट। फ्रूट क्या है? अंदर की तरफ सीड बना, जो फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओव्यूल था। इस ओव्यूल के चारों तरफ होता है ओवेरी, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवेरी है, फर्टिलाइज्ड जो ओवेरी है वही आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करती हैं? फ्रूट का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो फर्टिलाइज्ड ओवेरी वही आगे चल करके फ्रूट का फॉर्मेशन करती हैं। इसको भी 3 भागों में अपन बांट सकते हैं, यानी कि ये जो फ्रूट है वो भी मेनली 3 टाइप से हो सकते हैं। एक तो सिंपल, यानी जिसको अपन सरल कहते हैं, एक आता है एग्रीगेट जिसको पुंज फल कहते हैं, एक आता है सग्रंथिल जिसको कॉम्पोजिट कहते हैं या विशिष्ट कह सकते हैं अपन इसको। सिंपल फ्रूट का क्या मतलब? यानी कि अगर सिंगल ओवेरी ऑफ अ सिंगल फ्लोवर, यानी कि एक सिंगल फ्लोवर के सिंगल ओवेरी से बने तो उसको सिंपल कहेंगे। अगर एक मैनी पिस्टिल्स और मैनी ओवेरी ऑफ अ सिंगल फ्लोवर, एक ही फ्लोवर की बहुत सारी ओवेरी से अगर जो फल है वो बन जाए तो उसको पुंज फल कहते हैं। और अगर पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरोसेंस है, इन्फ्लोरोसेंस मॉर्फोलॉजी में अपन पढ़ेंगे कि पुष्प क्रम है वो पूरा का पूरा फल में अगर बदल जाए तो उसको कॉम्पोजिट के नाम से जाना जाता है। सिंपल में क्या हुआ? सिंपल में हुआ सिंगल ओवेरी ऑफ अ सिंगल फ्लोवर। इसमें क्या हुआ? मैनी पिस्टिल ऑफ अ सिंगल फ्लोवर। और इसमें क्या हुआ? जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरोसेंस है वो वो पूरा का पूरा फल में बदल जाए तो उसको क्या कहा जाता है? कॉम्पोजिट फ्रूट कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर सीड एंड फ्रूट। इसके अलावा एक टर्म और आती है फ्रूट के रेफरेंस में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये क्या होते हैं देखते हैं अभी अपन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है अनिषेक फल। इस प्रोसीजर को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। अनिषेक फलन है जिसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और इससे जो फल बनेंगे, इससे जो फ्रूट बनेंगे उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वे होते हैं जिनका जो फॉर्मेशन है या जिनका जो निर्माण है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि इनमें सीड भी नहीं होंगे, तो सीडलेस होते हैं। और मेनली अगर नेचुरल अकरिंग फ्रूट्स की बात करूं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, एक तो है बनाना। अगर बनाना को देखें तो उसके अंदर सीड देखने को नहीं मिलता। और मेनली जो ग्रेप्स है उनमें भी अपन को सीड देखने को नहीं मिलता। अगर पार्थेनोकार्पिक, एक चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना कि कोई भी जो चीज़ बनती है नेचर के अंदर उसके पीछे एक रीज़न होता है। अगर एंडोस्पर्म बना है तो एंडोस्पर्म का क्या काम? क्योंकि वो आगे चल करके एम्ब्रियो को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बनते हैं, वो भी एक रीजन से बनते हैं। बनाना बना है जिसमें सीड नहीं, ग्रेप्स नहीं। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अनार, पोमीग्रेनेट, क्या इसको भी अपन इस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी पार्थेनोकार्पी की प्रोसीजर इससे बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर अपन पूरा का पूरा इस पार्थेनोकार्पिक से अनार बनाएंगे तो उसकी एक कवरिंग प्राप्त होगी, अंदर जो पोर्शन होगा वो प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोमीग्रेनेट के अंदर, अनार के अंदर खाने वाली चीज़ क्या होती है? सीड होती है। उन सीड का टेस्टा खाया जाता है, ये तो सीड लेस होते हैं। तो अगर अपन पार्थेनोकार्पिक से पोमीग्रेनेट बनाएंगे तो अपने पास में एक टेनिस जो बॉल होती है उसके जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, जिसको काटने से 2 खाली चीज़ें अपन को, या खाली हाफ होंगे या एम्प्टी हाफ होंगे, वो प्राप्त होंगे। यानी कि पोमीग्रेनेट भी इससे नहीं बन सकता। आगे चल करके अपन देखते हैं कि अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पिक किस प्रकार से पूरी प्रोसीजर हुई। इस प्रकार से अपना ये जो 3rd चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है। कुछ स्ट्रक्चर्स और होती हैं, जैसे कि अपन ने एक बार की थी पेरिस्पर्म की।
पेरिस्पर्म क्या होता है? पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस या बीजांड बचा रहे तो वो आगे चल करके पेरिस्पर्म बनाएगा। इसका एग्जाम्पल काली मिर्च अपन ने बोला था, काली मिर्च। एक आता है एरिल, एक नाम सुना होगा आपने लीची। इस लीची का जो खाने वाला भाग होता है वही होता है एरिल। एक चीज आती है कैरंकल, कैरंकल, कैरंकल अपन बोल सकते हैं मेनली यूफोर्बिएसी जो कुल होता है उनमें यह एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वाइटिश स्ट्रक्चर होती है जिसे कैरंकल कहते हैं। एक बीजपत्रियों के अंदर एक और चीज होती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं, ओपरकुलम। ये बीजांड द्वार सिरे की तरफ एक वाइटिश स्ट्रक्चर होती है, सफ़ेद स्ट्रक्चर होती है जो पराग नली को क्या करती है? बीजांड की तरफ मोड़ने का काम करती हैं। कैरंकल जो है वो अरंडी के अंदर पाया जाता है और ये है वो मेनली एक बीज पत्री जितने भी प्लांट हैं या मोनोकोट जितने भी प्लांट हैं उनमें पाया जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के नीचे PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हो और इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।